आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जनूबी कोरिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वहाँ पे जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि 2022 में सदर का इलेक्शन हुआ था और बहुत थोड़े से मार्जिन से जो मौजूदा सदर है वो जीते थे। लेकिन 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें जो अपोजिशन जमात थी वो बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी हासिल करके हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। अब वो सदर को उठाना चाहते थे, सदर ने वहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया। पॉलिटिकल रीजन हैं और आपको पता है कि वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट भी फिर इसी तरह इस्तेमाल हुई होगी जैसे पाकिस्तान में हुई है। बहरहाल वहाँ पे मार्शल लॉ जैसे ही लगाने का ऐलान हुआ तो लोग बहुत बड़ी तादाद में निकल कर सड़कों पे आ गए। लोगों ने कई ऐसे विजुअल नजर आए जहाँ पे वो गाड़ियों के नीचे लेट गए, फौजी गाड़ियों के आगे लेट गए, फौजियों को उन्होंने धक्के मारे। लेकिन हैरत की बात है अभी तक हमने कोई ऐसा विजुअल नहीं देखा जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट ने लोगों के ऊपर टॉर्चर किया हो। लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं और लोग क्यों निकले उसकी एक रीज़न ये भी है कि जनूबी कोरिया के बिल्कुल साथ ही शुमाली कोरिया है। अगर आप रात के वक्त ट्रैवल करें ना इस रीजन में और आप ऊपर से आपका तैयारा गुजरे तो आप ये देखेंगे, आप सैटेलाइट का इमेज निकाल के भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जब आप गुजरते हैं जनूबी कोरिया से तो आपको रोशनियां नजर आती हैं, चाइना पे भी रोशनियां नजर आती हैं, लेकिन शुमाली कोरिया में आपको बिल्कुल अंधेरा नजर आता है। सैटेलाइट इमेज आप निकाल के जब भी देखेंगे तो शुमाली कोरिया को लगातार एक लंबाई मार्शल लॉ वहाँ पे चल रहा है। तीसरी नस्ल है किम जोंग उन जो इस वक्त वहाँ के हुक्मरान हैं। इनके वालिद भी हुक्मरान थे, इनके दादा भी हुक्मरान थे। तो तीसरी नस्ल से ये लोग कई दहाइयों से लगे हुए वहाँ पे इक़्तिदार में। इन्होंने शुमाली कोरिया का सारा स्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। वहाँ के लोग बेचारे खाने पीने के लिए तरस गए और शुमाली कोरिया के अंदर कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। वहाँ से लोग भागते हैं बेचारे, कोई जनूबी कोरिया पहुँचता है, कोई चाइना जाता है, वहाँ से जनूबी कोरिया पहुँचता है। तो जनूबी कोरिया के लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि मार्शल लॉ क्या होता है और मार्शल लॉ के नुकसान क्या होते हैं। लिहाजा वो निकले और बहुत बड़े पैमाने पर निकल के उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। तो ऐसा लगता नहीं है कि ये प्रलॉन्ग करेगा वहाँ पे मार्शल लॉ। अभी तक कुछ ज़्यादा इतलात मजीद नहीं आ रही। अब तक यही है कि सदर ने कहा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था तो मुझे मुल्क को बचाने के लिए, और जो नॉर्मली इस तरह के लोग बयान देते हैं कि जनाब मुल्क को कौम के मफाद में अजीज़ हमवतनों, ये इस टाइप का एक स्टेटमेंट है जो वहाँ के सदर ने दिया टीवी पे खिताब करते हुए, लेकिन लोग उसको मान नहीं रहे। फर्दर चीज़ें हैं कि मैं आपको बता दूंगा। एक चीज़ और है नाज़रीन जो पाकिस्तान में हो रही है तवातर के साथ अब लगातार हो रही है, और जो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदगान हैं या जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ के ऊपर, वो लोग ये बातें कर रहे हैं। जैसे फैसल वाडा है, मैं एक साफ मिसाल आपको दे देता हूँ। वो ये कह रहे हैं जी हुकूमत ने किया है जो किया है, रियासत का इल्ज़ाम ना लगाएं, आप इदारों पे आप इल्ज़ाम ना लगाएं, रियासत पे आप इल्ज़ाम ना लगाएं, ये जो किया हुकूमत ने किया। ये बयानिया आ रहा है। अच्छा, इस बयानिया के पीछे रीज़न क्या है कि जो कार्रवाई हो गई है वो बहुत बड़ी है और जिस आदमी के साथ हो गई है वो आदमी उससे भी बड़ा है। यानी आप किसी, मैंने एक दिन कहा था ना कि ये लोग वो लोग नहीं है कि जिनको मार दो तो पता ही नहीं चलता। मेरे अल्फाज तल्ख जरूर थे कि मैंने कहा था कि ये पहाड़ों से उतर के नहीं आए, ये कोई ऐसा, हालांकि वो लोग भी मेरे लिए उतना ही मोहतरम है, मोतबर है, लेकिन पहाड़ों के ऊपर जिस तरह का जुल्म हुआ इस मुल्क में, क्या वो हम सब नहीं जानते? अब पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, इसको हम निकाल तो नहीं सकते। तो मामला ये है कि ये जो लोग मारे गए हैं ये इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत में मारे गए हैं, उनको वहां शहीद किया गया है। और जो गोली चलाई गई है वो दो तरफ से चल सकती है ना, या तो लोग अपने आप को खुद मार दें या रियासत उन्हें मार दे। तीसरा तो ऑप्शन है कोई नहीं। अब तीसरा कौन हो सकता है गोली चलाने वाला? वो तो कोई नहीं हो सकता। बहरहाल फैसल वाडा साहब लगातार ये कह रहे हैं कि जनाब ये रियासत ना करें, ये हुकूमत है, हुकूमत ने किया है, और रियासत की और पीटीआई की कोई लड़ाई नहीं है, जो लड़ाई है वो हुकूमत के साथ है। अब ये एक नई लाइन है जिसको देखते हुए मैं अंदाजा हो रहा है कि थोड़ा सा शायद एस्टेब्लिशमेंट भी अपने आप को बैक फुट पे लेकर जा रही है कि सारा कुछ करके देख लिया, फायदा कोई नहीं हुआ। अब इस कत्ले-आम के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में इजाफा हुआ, कमी नहीं हुई, इजाफा हुआ। इमरान खान साहब का नैरेटिव ज्यादा मजबूती के साथ लोगों के अंदर सरायत कर गया है इस कत्ले-आम के बाद भी। अच्छा, एक चीज और जो बड़ी बारीक वारदात हो रही है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब के ट्विटर को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। देखें, इस वक्त इमरान खान की जो आवाज के अंदर एक मजबूती है, उसमें एक बड़ा रीजन एक तो उनका सोशल मीडिया है जो पूरी दुनिया के अंदर आवाज उठाता है उनके लिए। उनके ओवरसीज पाकिस्तानी है जो बाहर बैठकर दलेरी के साथ बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा मुश्किल होता है बात करना, लोगों ने बाकी काम भी करने होते हैं। तो और तीसरा इमरान खान साहब की अपनी जो मकबूलियत है लोगों में, वो एक अलग चीज है। लेकिन इमरान खान साहब का अपना जो ट्विटर हैंडल है जिसके ऊपर 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। इमरान खान साहब का किसी से कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान में फॉलोइंग के हवाले से। ट्विटर पे सबसे ज्यादा पाकिस्तानी इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब के फॉलोअर्स जाली है, ये ऑर्गेनिक है। यानी अगर आप देखेंगे मरियम नवाज ट्वीट करें तो बहुत थोड़े से रीट्वीट होते हैं, बहुत थोड़े से। यानी मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हो गए मरियम नवाज से, सिद्दीक जान के भी बहुत कम हो गए मरियम नवाज से, लेकिन अहमद फरहाद साहब हैं हमारे, उनके बहुत कम है मरियम नवाज से, लेकिन उनके ट्विटर की रीच मरियम नवाज से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि उनके जो है वो फॉलोअर ऑर्गेनिक है, मरियम नवाज के फॉलोअर ऑर्गेनिक नहीं है, उन्होंने 2 नंबर तरीके से किए। भारत इमरान खान साहब के 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं ट्विटर के ऊपर और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, और बड़ा लंबे अरसे की उनकी हिस्ट्री है अकाउंट की, तो उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है। फैसल वाडा ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, और इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को डिस्क्रेडिट करने का मतलब क्या है इसको जरा समझें आप, कि जो इन्फॉर्मेशन वहां से आती है ना लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं और उसको फैलाते हैं हर तरफ। तो इसको डिस्क्रेडिट करने का मतलब यह कि इमरान खान साहब की बात सिर्फ बाहर वही पहुंचे जो बात इमरान खान साहब को जो लोग मिलने के लिए जाते हैं उनके जरिए बाहर आए, और नॉर्मली जिनको इजाजत मिलती है मिलने के लिए
उनको कॉम्प्रोमाइज़ भी करवाया जाता है। तो ट्विटर को जो है वो कोशिश की जा रही है कि डिसक्रेडिट किया जाए और लोगों के दिलों में शक डाला जाए, पता नहीं ये बात इमरान खान ने की है या नहीं की। लोगों के दिलों में ये वहम पैदा किया जाए। यानी कल जब इमरान खान साहब का, एक दिन पहले की बात है, परसों इमरान खान साहब का जब एक ट्विटर के ऊपर ट्वीट आया तो मैंने उनकी पार्टी के लोगों से रब्ता किया। मैंने उनसे पूछा कि जी क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूं कि ये जो ट्विटर के ऊपर भी ट्वीट इमरान खान साहब का आया, आज दिन को जो स्टेटमेंट आया था जो पार्टी के लोगों ने बाहर आकर दिया था, जैसे कि बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान वगैरह आए थे, उन्होंने आकर बोला, मैंने कहा ये उससे मुख्तलिफ क्यों है? तो मैं सवाल इसलिए जानना चाहता हूं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी और सोर्स से आई? तो फिर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उस पर मैं मुतमईन हो गया। मैंने कहा ठीक है, ये इमरान खान साहब के अपने अल्फाज हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि ये इमरान खान साहब के अल्फाज नहीं है। इमरान खान साहब ने वही कहा है जो दिन को बैरिस्टर सैफ ने, बैरिस्टर गौहर ने आके बाहर बताया था। वो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। ये इमरान खान साहब के ट्विटर के ऊपर जो स्टेटमेंट चल रहा है ये इमरान खान साहब का नहीं है, ये क्लेम किया गया। अब आज जो इमरान खान साहब मिले सहाफियों से और बाकी लोगों से, तो आज का स्टेटमेंट अगर आप उठाकर देखें, एक दिन पहले का, कल का, सॉरी, जो कल का स्टेटमेंट इमरान खान साहब का सहाफियों से मुलाकात के बाद है, उसको अगर आप उठाकर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट बहुत करीब है उनके पिछले स्टेटमेंट के साथ जो उनके ट्विटर पे शेयर हुआ था, लेकिन बहुत दूर है उनके उस स्टेटमेंट के साथ जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बाहर आकर बताया था। जरा स्टेटमेंट आप सुन लें, आपको आइडिया हो जाएगा। सहाफियों और वकला से जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की उसमें स्टेटमेंट है, इसके अंदर कोई गलत चीज शामिल नहीं की जा सकती। वो सहाफी सुन रहे थे, वकील सुन रहे थे। आज अहले खाना ने मुझे इस्लामाबाद कत्लेआम की मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया कि कैसे हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर सीधी गोलियां चलाई गईं और आइन और कानून की बात करने वाले दर्जनों निहत्ते शहरियों को शहीद और सैकड़ों को जख्मी कर दिया गया। अब तक 12 शोहदा की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ये जो बर्बरियत हुई है पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब है। याह्या खान पार्ट 2 मुल्क पर मुसल्लत होकर बैठ गया है। मैंने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर निहत्ते और पुरअमन शहरियों के कत्लेआम की तहकीकात करवाई जाए और कत्लेआम का हुक्म देने वाले और इसमें मुलव्विस अनासर को सख्त तरीन सजाएं दी जाए। मेरी इस मामले पर मजीद मुशावरत जारी है और मैं तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ। हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी को लगता है कि ऐसे खौफ पैदा करने से अवाम चुप बैठ जाएंगे तो ये उसकी खामख्याली है। हम इस जुल्म के खिलाफ तमाम आलमी फोरम्स पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत को हदायत की है, जिम्मेदारान बशमूल शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी पर FIR कटवाएं। दुनिया के किस मुल्क में जमहूरी एहतजाज पर यूं सीधे फायर खोले जाते हैं? शोहदा और जख्मियों के हवाले से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों का डाटा जल्द अज जल्द पब्लिक किया जाए और तमाम अस्पतालों और सेफ सिटी की CCTV फुटेज महफूज की जाए ताकि 9 मई की तरह शवाहिद गायब ना किए जा सकें। मैंने अपनी पार्टी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हदायत दी हैं कि शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों की देखभाल और उनकी फलाह बहबूद की जिम्मेदारी लें। जो लोग लापता हैं उनकी बाजियाबी के लिए तमाम तवानाइयाँ खर्च करें और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके केसेस की पैरवी करने वाले वकला की टीम की हौसला अफजाई करें। जहां तक ऑपरेशन की कामयाबी और नाकामी का सवाल है तो ऑपरेशन तो बंदूक के जोर पर कामयाब हो ही जाते हैं। लाल मस्जिद ऑपरेशन भी कामयाब था, याह्या खान ने भी ऑपरेशन कामयाब किया था, मगर इसके 1 माह बाद मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। इस्लामाबाद में जो खून की होली खेली गई है इसका असर बहुत देर पा होगा। बुशरा बीबी को मैंने हदायत की थी कि एहतजाज को किस तरह इस्लामाबाद लेकर जाना है, उन्होंने जो किया मेरी हदायत के मुताबिक किया। तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान और कारकुनान मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर मुल्क पर मुसल्लत माफिया के खिलाफ अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के अगले मरहले की तैयारी करें। ये सियासत नहीं जहाद है। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। एक दिन पहले भी उनका स्टेटमेंट इससे मिलता जुलता था, लिहाजा उनके ट्विटर को डिस्क्रेडिट नहीं किया जा सकता। वो उनकी एक्सेस में भी होगा तो इमरान खान साहब इसी तरह बात करेंगे। मुझे कुछ और चीज़ें भी पता है कि इमरान खान साहब का ट्विटर कैसे हैंडल होता है, यानी ये तो नहीं पता कि मैसेज कैसे जाता है, लेकिन मुझे ये आइडिया है कि इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर कोई चीज़ उनके ट्विटर से शेयर नहीं हो सकती। जब तक वो चाहेंगे वो चीज़ें शेयर हो जाएंगी, जो वो नहीं चाहेंगे वो चीज़ शेयर नहीं होगी। नॉर्मली यही रूटीन है। अगर कोई अचानक से कोई अजीबोगरीब चीज़ हो जाए तो मैं वो कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल तो प्रोसीजर यही है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अब एक चीज़ और नाज़रीन, इस्लामाबाद में बड़ी सख्त ज्यादती हो रही है, उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने आखिरी कार्ड के बारे में बात की जो उन्होंने अपनी बहन को बताया। तो तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड हो क्या सकता है। देखिए 2-3 ऑप्शन है ना। एक तो इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल की बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो एक भूख हड़ताल पे जाएंगे। अगर इमरान खान साहब भूख हड़ताल पे जाते हैं तो फिर बेशुमार लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर ये एक इवेंट बन जाएगा। तो अगर इमरान खान साहब भूख हड़ताल के ऊपर जाते हैं और कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो ये एक कार्ड हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये नहीं। एक और कार्ड है जिसका जिक्र इमरान खान साहब माजी में कर चुके हैं कि वो ट्रीट मूवमेंट चला सकते हैं, यानी गली मोहल्लों की सतह तक वो एहतजाज को ले जा सकते हैं। अब हर गली के अंदर तो पुलिस नहीं घुसेगी ना, हर गली के अंदर तो लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे नहीं घुसेंगे। तो अगर गलियों मोहल्लों के अंदर जगह जगह एहतजाज होना शुरू हो गया और पूरे पाकिस्तान से इसके मनाजर आना शुरू हो गए और पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें दिखाई गई तो इसका इंपैक्ट बहुत गहरा होगा और ये बड़ा जोरदार एहतजाज हो सकता है। तो क्या इमरान खान साहब स्ट्रीट मूवमेंट करने जाएंगे? क्योंकि इस वक्त लोगों का गुस्सा अपने उरूज पर है। जो सहाफ़ी फील्ड में जा रहे हैं उनसे जब मैं बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि लोगों के सेंटीमेंट्स पहले से ज़्यादा खौफनाक हैं। लोग अब फाइनल कॉल से ज़्यादा गुस्से में हैं कि बड़ी ज्यादती हुई है इस्लामाबाद में और उसको लोगों ने दिल पर लिया। तीसरी एक चीज़ और हो सकती है कि इमरान खान साहब के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो अभी किसी और के दिमाग में नहीं चल रहा। कई दफ़ा इमरान खान साहब जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स आए, कई दफ़ा उन्होंने ऐसी चीज़ें की जिसका कोई अंदाज़ा और तखमीना नहीं लगा सका। तो मुमकिन है इस दफ़ा फिर उनके दिमाग में ऐसी कोई बात हो। लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और ये इतनी बड़ी ज्यादती हो रही है कि एक ही वक्त के अंदर इस्लामाबाद की तीनों बार्स ने
مثال کے طور پہ یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اسلام آباد بار کونسل نے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن نے، تینوں نے الگ الگ پریس ریلیز اس کے بارے میں جاری کی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ پشتونوں کو چن چن کر اسلام آباد میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ ہمارے ایک صحافی ہیں دوست عدنان حیدر، وہ بتاتے ہیں ان کا ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے بندہ بیچارہ، وہ اس کو پکڑ کے لے گئے پولیس والے، وہ جا کر پتا کیا، انہوں نے کہا اس کا قصور کیا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی، انہوں نے کہا نہیں ہے یار، ثابت کیا، انہوں نے کہا جی نہیں یہ پٹھان ہے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، ایک امبیسڈر ہیں اسلام آباد میں، سفیر ہے غیر ملکی، ان کا جو شیف ہے، جو کھانا پکانے والا کوک ہے، وہ باورچی بیچارہ وہ پشتون ہے، اس کو اٹھا کر لے گئے، اور بعد میں پھر انہوں نے معافی مانگ کر چھوڑ کے زیادتی بھی بہت کی۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، ایک پورا ہوٹل ہے کابل ہوٹل، اس کے سارے ملازم اٹھا کر لے گئے، ایک اور ہوٹل ہے اس کے سارے ویٹرز اٹھا کے لے گئے۔ تو جہاں جہاں پہ ان کو پشتون نظر آتا ہے نا، چاہے وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، چاہے وہ گاڑی چلا رہا ہے، چاہے وہ خانسامہ ہے، چاہے وہ کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی چوکیداری کر رہا ہے، چاہے وہ چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے، کسی دکان پہ بیٹھا ہے، کسی ہوٹل میں بیٹھا ہے، کوئی بھی ہے، سب کو اٹھا کے غائب کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ پولیس والے لگاتار گرفتاریاں کر رہے ہیں۔ یہ علی ناصر رضوی صاحب جو ہمارے وہاں کے آئی جی ہیں اسلام آباد کے، وہ انہوں نے تو چلے جانا ہے یہاں سے، اسلام آباد پولیس نے تو یہی رہنا ہے نا۔ تو یہ جو پشتون بھائیوں کے ساتھ جو سلوک اس وقت اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے، کیا یہ ریاست اور یہ نظام اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار ہے؟ علی ناصر رضوی صاحب نے تو جو جرائم کر دیے ہیں ان کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی ایک دن، آج نہیں تو کل انہیں بھگتنی پڑے گی، اور ان کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے کہ جتنا خوف ان کو اب ہے۔ یہ چیزیں کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ بار بار میں نے ان کو مخاطب کر کے اپنے ویلاگ میں کہا کہ آپ ایک لمٹ کو کراس نہ کریں، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے کیا اور اب وہ پھنس گئے۔ اب یہ معاملہ آج نہیں تو کل تو کسی سرے چڑھے گا نا، اور کسی نہ کسی کا گلا اس میں فٹ ہو جائے گا۔ تو نارملی جو ہوتا ہے نا، وہ بڑے بڑے لوگ اس میں بچ جاتے ہوتے ہیں، اسی طرح کے لوگ پھنس جاتے ہیں جن کی نوکریاں اور زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ بہرحال چھوٹے چھوٹے کاروباری لوگ، گھریلو ملازمین، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، جو غریب پشتون ہیں انہیں لگاتار اسلام آباد میں عمر کا لحاظ کیے بغیر انہیں تکلیف دی جا رہی ہے، اور اس سے نفرت پیدا ہوگی۔ نون لیگ جو ہے اس نے تو اب پتہ ہے اس کو کہ اس نے سندھ میں تو الیکشن کبھی جیتنا نہیں ہے۔ اب نون لیگ کو یہ بھی پتا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا پہ بھی کبھی الیکشن نہیں جیتنا۔ جو کچھ نواز شریف نے خیبر پختونخوا کے بارے میں کہہ چھوڑا اور جو ان کے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ میں موجود ہے، اب انہوں نے خیبر پختونخوا میں الیکشن فی الحال نہیں جیتنا، اور 10 سال میں اسی بارے میں سوچے گا۔ انہیں تو پتا ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں جانا ہی ہے، لیکن کیا پارٹی نے نہیں جانا؟ اے ایم پی نے اس کے بارے میں آواز نہیں اٹھائی۔ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے۔ ان کا خیبر پختونخوا میں اور جو بلوچستان کے پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ ان کا بڑا اثر رسوخ ہے، اور ان سے ساری یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ غریب پشتونوں کے لیے آواز اٹھائیں گے کہ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ اسلام آباد میں۔ یہی آواز جماعت اسلامی کو بھی اٹھانی چاہیے، ان کو وہاں ووٹ ملتا ہے، اے این پی کو اٹھانی چاہیے، باقی جماعتوں کو اٹھانی چاہیے، لیکن باقی جماعتیں اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہی۔ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے آواز اٹھائی ہے، بھکلا نے آواز اٹھائی ہے، میڈیا نے آواز اٹھائی ہے، سوشل میڈیا نے آواز اٹھائی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ باقی سارے لوگ بھی اس ظلم، جبر اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ پشتون ہمارے بھائی ہیں، ان کا پورا حق ہے وہ پاکستان میں جہاں دل کرے جائیں، جہاں دل کرے وہاں رہیں، جہاں دل کرے وہاں کاروبار کریں۔ یہ سارا پاکستان ان کا ہے، وہ بھی پاکستان کے اتنے ہی مالک ہیں جتنے باقی صوبوں میں موجود لوگ پاکستان کے مالک ہیں۔ ایک اور ناظرین خبر ہے کہ جو گرفتار لوگ ہیں ان سے لگاتار دھڑا دھڑ بیانات ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں، یعنی ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے میرے خیال میں، یا انہیں باہر کی انفارمیشن نہیں ہے، یا انہیں ڈرایا جاتا ہے، لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، لوگوں کی ملاقاتیں نہیں کروائی دی جا رہی۔ جو نوجوان گرفتار ہیں خیبر پختونخوا سے آنے والے، تو ان کے بیانات ریکارڈ کروا کے دھڑا دھڑ پی ٹی وی کے اوپر چلوائے جا رہے ہیں، اور وہ کوئی کہہ رہا ہے جی میں دہشت گرد ہوں، کوئی کہہ رہا ہے جی میرے پاس بندوقیں تھی، کوئی کہہ رہا ہے میں نے بندوقیں دیکھی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جی میں بندوقیں چلا رہا تھا۔ تو حالانکہ پوری دنیا سے جو میڈیا آیا ہوا تھا انہوں نے گواہی دی کہ مظاہرین نہتے تھے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اور پولیس کی حراست میں اس قسم کے بیانات کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی مجسٹریٹ کے سامنے جا کر اپنی مرضی سے بیان نہ دے، جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے دیا تھا بیان۔ حالانکہ وہ حراست میں تھے لیکن انہوں نے اپنا بیان مجسٹریٹ کے سامنے جا کر دیا تھا، اور اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان تھا کہ شریف خاندان نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس کے اندر انہوں نے سارے ثبوت بھی دیے تھے، جو ثبوت بعد میں ثابت ہو گئے تھے کہ واقعی میں منی لانڈرنگ کی ہے۔ لیکن یہاں پہ تو ساری گواہیاں موجود ہیں، پاکستان کا لوکل میڈیا موجود ہے، جتنے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ فیلڈ میں موجود تھے، یا جو عالمی صحافی پاکستان میں عالمی اداروں سے منسلک صحافی آئے ہوئے تھے، ان سب نے بتایا کہ جناب مظاہرین نہتے تھے، ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، ان کے اوپر گولی چلی ہے، انہوں نے گولی نہیں چلائی۔ تو گولی کیوں چلائی، اس سوال کے جواب میں اب جو لوگ گرفتار ہیں ان کو پریشرائز کر کے ان سے اسٹیٹمنٹ لیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کا آپ کارنامہ دیکھیں، میں حیران ہو جاتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت لگ بھگ 100 سے زیادہ زخمی لوگ ہیں جنہیں گولیاں لگی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ اسپتالوں سے آنے والا ریکارڈ کہہ رہا ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا کلیم ہے کہ ان کے سینکڑوں لوگوں کو گولیاں لگی ہیں۔ سینکڑوں کو نہیں لگی تو کم سے کم 100 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کو بلٹ انجری آئی ہے۔ ایک اسپتال کا جو پہلا انیشیل ریکارڈ آیا تھا اسی میں 30 کے قریب لوگوں کو گولی لگی ہوئی تھی، اور دوسرے اسپتال کا الگ ہے ریکارڈ، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مرہم پٹی کر کے واپس نکل گئے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ وہ اپنے زخمی لوگوں سے بیانات ریکارڈ کروائیں، اور حکومت کے بیانات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ ڈالیں۔ وہ بھی بتائیں جناب یہ ہمارا زخمی ہے، یہ زخمی ہے، یہ زخمی ہے، یہ زخمی ہے، یہ زخمی ہے، ان کے نام سنیں اور ان سے پوچھیں ان کو گولی کہاں لگی اور کیسے لگی، وہ بھی اپنے زخم دکھائیں اور بتائیں۔ تو جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے نا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، تحریک انصاف کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا خوفناک ہے اور آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ تو اسی وقت اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا ہے، اور جب تک قیادت سنجیدہ ہو کر اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرے گی تب تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو شہید ہو چکے ہیں ان کے گھر والوں کے انٹرویوز کریں تاکہ وہ ریکارڈ کے اوپر رہیں،
कल को सूरत बदल भी सकती है। नंबर 1 उनके इंटरव्यूज करें, उनको रिकॉर्ड के ऊपर रखें। नंबर 2 जितने लोग जख्मी हुए हैं उन तमाम लोगों के इंटरव्यू तसल्ली से रिकॉर्ड करें, आधे आधे घंटे के, तसल्ली से उनको सारा कुछ बताने दें और उनके जो पीसी है वो निकाल के सोशल मीडिया में डालें ताकि रिकॉर्ड रहे कि इन लोगों को गोली लगी है और गोली धरने के अंदर लगी है। लेकिन अभी तक तो फिलहाल इसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। हत्ता कि जो मेरी पास आखिरी इतलात है उसमें सीसीटीवी फुटेज को इमरान खान साहब अब 2 मरतबा ये कह चुके हैं उसको महफूज करने के हवाले से कोई एक्टिविटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की और ना ही अभी तक मोहसिन नकवी और दीगर के ऊपर एफआईआर के हवाले से कोई कार्रवाई हुई है। हाँ, एक कमेटी बनी है मेरी इतला के मुताबिक। लतीफ खोसा साहब बड़े जबरदस्त लॉयर हैं ये फौजदारी मुकदमात के, यानी उनकी बाकी सारी चीज़ों की आप काबिलियत एक तरफ रख दें, फौजदारी मुकदमात में लतीफ खोसा जो है वो आप ये समझ लें कि वो एक कानून की पूरी किताब है और उनको बहुत समझ है फौजदारी मुकदमात की। तो अगर उनको आगे किया है तो वो अपनी टीम के साथ मिलकर इसके ऊपर एक अच्छी हिकमत अमली बना सकते हैं, लेकिन ये काम इनको अब तक कर देना चाहिए था और जल्दी करना चाहिए था। एक नौजवान जिसे गोली लगी और वो बेचारा वीडियो बना रहा था, उस वक्त उसको गोली लगी थी, अता तारड़ ने उसके खिलाफ वीडियो कर दी। अब उस नौजवान ने दोबारा वीडियो बना के अता तारड़ की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पोस्टमार्टम ही कर दिया।